Hello all of you. So study is carrying on very properly. I think that you have completed revision also of the previous chapters. मागच्या युनिट्स जे आपले झाले त्यांचे रिव्हिजन सुद्धा तुम्ही करत असाल असं मला वाटतंय, ऐसा मुझे एक्सपेक्ट भी है. नाउ टुडे वी स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पार्ट, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज. आज अपन बिल ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट करेंगे. आज अपन बिल ऑफ एक्सचेंज सुरू करत आहोत. बिल ऑफ एक्सचेंज, दिस पार्ट नाउ वी हैव स्टार्टेड. ये पार्ट अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं. सब लोग बराबर ध्यान दो. बिल ऑफ एक्सचेंज. नाउ वी आर अ स्टूडेंट ऑफ द कॉमर्स. अपन कॉमर्सचे विद्यार्थी आहोत. ऑल ऑफ अस नो व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन यानी क्या होता है ये अपने को सबको पता है. ट्रांजैक्शन म्हणजे काय हे आपल्याला सर्वांना माहित असतं. एन एक्सचेंज ऑफ व्हाट? येस, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और व्हाट? सर्विसेस. गुड्स और सर्विसेस टू बी एक्सचेंज ऑन कैश और क्रेडिट बेसिस. कैश बेसिस पे नहीं तो क्रेडिट बेसिस के ऊपर. कसलं कसलं एक्सचेंज करायचं? कैश किंवा क्रेडिट बेसिसवर. गुड्स किंवा सर्विस. गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज करना कैश बेसिस के ऊपर नहीं तो फिर क्रेडिट बेसिस के ऊपर. इट इज कॉल्ड एज द ट्रांजैक्शन. उसको अपन ट्रांजैक्शन बोलते हैं. यानी ट्रांजैक्शन आर ऑफ अ टू टाइप. ट्रांजैक्शन दोन प्रकारचे असू शकतात. वन इज द कैश ट्रांजैक्शन एंड अनदर वन इज द क्रेडिट ट्रांजैक्शन. ऐसे दो प्रकार के ट्रांजैक्शंस होते हैं. द प्रोसेस ऑफ कैश ट्रांजैक्शन इज वेरी सिंपल. द सेलर और द सर्विस प्रोवाइडेड. सर्विस प्रोवाइडर, एक तो सेलर नहीं तो सर्विस प्रोवाइडर. सेलर रहा तो ही सोल्ड द गुड्स और सर्विस प्रोवाइडर रहा तो ही प्रोवाइड द सर्विसेस टू द बायर और टू द सर्विस टेकर. सर्विस लेने वाले को नहीं तो बायर को वो गुड्स देता है एंड इमीडिएटली द सर्विस रिसीवर और द बायर पे द कैश टू द सेलर. सेलर को पैसे दे देता है. दिस इज द वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ द कैश ट्रांजैक्शन. ये कैश ट्रांजैक्शन की एक सिंपल प्रोसेस होती है. सेलर सोल्ड द गुड्स मीन्स गिव द पोजीशन ऑफ द गुड्स टू द बायर. बायर इमीडिएटली गिव पोजीशन ऑफ द कैश टू द सेलर. द प्रोसेस इज ओवर. इसके अलावा कुछ नहीं होता है. यानी इट इज वेरी सिंपल एंड नो मोर ट्रांजैक्शन. इसमें कोई दूसरे ट्रांजैक्शंस भी नहीं रहते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द वेरियस बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ज्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की अपने को कोई जरूरत नहीं होती है. सिंपली दे आर मेंटेनिंग द कैश बुक. एक कैश बुक वो मेंटेन करते हैं. आई एम एक्सप्लेनिंग द टाइप ऑफ द ट्रांजैक्शन टू यू. द कैश ट्रांजैक्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय मी. नाउ अनदर वन इज द क्रेडिट ट्रांजैक्शन. इन द क्रेडिट ट्रांजैक्शन seller sold the goods to the buyer or service provider provide services to the service receiver. सर्विस रिसीवर को वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है या तो ये गुड्स प्रोवाइड करता है. एंड द बायर गिव ओनली प्रॉमिस और द सर्विस रिसीवर गिव ओनली प्रॉमिस टू द सर्विस प्रोवाइडर दैट आई विल पे यूर मनी इन द फ्यूचर. मैं तेरे पैसे जो है वो भविष्य में देने वाला हूँ. ये सिर्फ क्या देता है? वो प्रॉमिस देता है. ओनली प्रॉमिस इज गिवन. ऐसे प्रॉमिस तो आपने भी बहुत दिए हैं. 11 से लेके तो अभी तक बहुत सारे प्रॉमिस दिए हुए हैं. आप सब प्रॉमिस कंप्लाइड भी तो होना चाहिए ना. सर्व प्रॉमिस पूर्ण पण व्हायला पाहिजे की नहीं. दैट्स व्हाई व्हाट टू डू. प्रॉमिस अगर कंप्लीट करना है तो उसके लिए अपने पास क्या होना चाहिए? वी मस्ट हैव सम ऑफ द सिक्योरिटी. कुछ तो भी सिक्योरिटी अपने पास होना. विदाउट द सिक्योरिटी द प्रॉमिस हैज नो एनी लीगल स्टैंड. तुम्हारे प्रॉमिस को कोई लीगल स्टैंड ही नहीं है अगर आपने उसके लिए कोई सिक्युरिटी नाही दी तो. इसीलिए कुछ लोग बॉन्ड पेपर पे लिख के लेते हैं. काही लोक बॉन्ड पेपरवर लिहून घेतात. कुछ लोग कुछ लीगल डॉक्युमेंट्स बना लेते हैं. काही लीगल डॉक्युमेंट्स बनवत असतात. सिक्युरिटी के लिए द सेलर डिमांड्स द लीगल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द बायर. बायर के तरफ से सेलर एक लीगल इंस्ट्रूमेंट की डिमांड करता है कि भाई तूने तो गुड्स ले लिए. आई हैव कंप्लीटेड माई प्रॉमिस. आई हैव गिवन गुड्स टू यू. मैंने तो तुझे गुड्स दे ही दिए. बट व्हाट यू हैव गिवन टू मी. तूने मुझे क्या दिया? त्याच्या बदल्यामध्ये तू मला काय दिलंय? तूने मुझे कुछ नहीं दिया है. तो तू मुझे कुछ तो भी लीगल इंस्ट्रूमेंट बनाना है. उसके बारे में एक्सेप्टन्स दे. मी एखादं लीगल इंस्ट्रूमेंट बनवतो त्याच्या बदल्यामध्ये तू मला एक्सेप्टेंस दे. यानी तू मुझे स्वीकृति दे. ऐसा वो बोलता है. तो ये लीगल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं इंडिया के अंदर 3 प्रकार के ये लीगल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. एक होता है चेक, वी हैव लर्न.
अनदर वन इज द प्रॉमिसरी नोट, दूसरा होता है प्रॉमिसरी नोट, और तीसरा जो अपने को पढ़ना है दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऐसे ये 3 प्रकार के लीगल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो वैलिड इंस्ट्रूमेंट्स करके, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करके इनको रेकग्नाइजेशन मिला हुआ है। काय म्हणून मिळालेले त्यांना? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करके इनको रेकग्नाइजेशन मिला हुआ है। कौन से इंस्ट्रूमेंट को? चेक, प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इन इंडिया देर इज वन एक्ट विच रेगुलेटेड टू ऑल दीज 3 इंस्ट्रूमेंट्स। भारत के अंदर एक कायदा है जो ये तीनों इंस्ट्रूमेंट को रेगुलेट करते रहता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। व्हाट इज द ईयर? 1881। आजू बाजू 2 लुकड़े, बीच में 2 फैक्ट। 1881 टू रिमेंबर द ईयर ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इस प्रकार से ये ईयर ध्यान में रखो। ऑब्जेक्टिव्ह में, फिल इन द ब्लँक्स में, जोड्या लावामध्ये वगैरे येत असतं, म्हणून ते मी तुम्हाला लिहून दिलेलं आहे। इन व्हेरी शॉर्ट, फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द सिक्युरिटी in consideration of the credit transaction, the negotiable instruments are used by the seller and the buyer। negotiable instrument वो यूज करते रहते हैं। तो ये 3 है। इसमें चेक है, चेक कैन बी यूज इवन एट द टाइम ऑफ प्रॉमिसरी नोट, इवन एट द टाइम ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रॉमिसरी नोट इज यूज नॉट फॉर ट्रेड, ट्रेड के लिए प्रॉमिसरी नोट यूज नहीं होती है, ट्रेड के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज यूज होता है और चेक यूज होता है। प्रॉमिसरी नोट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ म्यूचुअल हेल्प ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस की मदद करना है कि भाई मैंने तेरे को 10,000 रुपए दिए, 5,000 रुपए दिए, तू मेरे पैसे वापस लौटा देना, उसको अपन प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं। तो वी आर रिलेटिंग विद द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इस प्रकार से मैंने आपको पहले, देर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, एक कैश ट्रांजेक्शन होता है और एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। दोनों की प्रोसेस मैंने बताई। फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी इन रिगार्ड्स टू द क्रेडिट ट्रांजेक्शन, द सेलर एंड बायर आर यूजिंग द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। इंडिया के अंदर 3 प्रकार के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। भारतामध्ये 3 प्रकारचे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट असतात, चेक, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रेड के लिए यूज नहीं होती है, सॉरी, प्रॉमिसरी नोट ट्रेड के लिए यूज नहीं होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड। तो मैं भी आपको अपने बिल ऑफ एक्सचेंज की तरफ लेके जाता हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज, इन द बिल ऑफ एक्सचेंज सेलर, फर्स्टली हु? सेलर, what he is doing? Sold the goods on which basis? Credit basis. To whom? To the buyer. Seller sold the goods on the credit basis to the buyer. What do you mean by this? Buyer purchased the goods on the credit basis from the seller. Buyer जो है वो सेलर की तरफ से उधार माल परचेस करता है, सेलर जो है वो उसको उधार माल बेचता है। As they sold goods on the credit basis and as he purchased the goods on the credit basis, their names are changed. उनके नेम अकाउंटेंसी में चेंज हो जाते हैं। All of us know that he is called as the creditor. Seller is called as the creditor. Seller को creditor बोलते हैं। And the buyer is called as the debtor. Buyer को अपन debtor बोलते हैं। यानी अभी वो creditor और debtor हो गए हैं। समझ में आया? अभी ये creditor क्या बोलता है? Definite promise in writing. Creditor is asking for a definite promise from the debtor in writing that the due amount he will pay on a certain date. एक certain date को तू मेरे पैसे देगा, ऐसा मुझे एक कहीं पे तो भी प्रॉमिस लिख कर दे, कुठेतरी लिहून दे। ऐसे जो रिटर्न प्रॉमिसेस लिख कर देते हैं, अशा प्रकारचे जे रिटर्न प्रॉमिसेस आपण लिहून देत असतो, these रिटर्न प्रॉमिसेस आर कॉल्ड एज द वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट्स। उनको कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं? वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। बट दीज वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट्स मस्ट बी रिटर्न इन द प्रॉपर फॉर्म। वो प्रॉपर फॉर्म में लिखे हुए चाहिए, चांगल्या पद्धतीने ते लिहिलेले असायला पाहिजे, क्योंकि वो लीगल इंस्ट्रूमेंट्स होने वाले हैं आगे जाके। इसके लिए वो प्रॉपरली लिखे हुए चाहिए। अब प्रॉपरली लिखना है, क्या करना चाहिए? इट मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प। उसके ऊपर प्रॉपर स्टैम्प अपन ने लगाना चाहिए। आफ्टर अफिक्सिंग द स्टैम्प ऑन दैट वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट, इट बिकेम्स लीगल इंस्ट्रूमेंट। फिर वो लीगल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, यानी कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनता है। फिर स्टैम्प कौन से लगाना? एज पर इंडियन स्टैम्प एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट के हिसाब से जो स्टैम्प्स होते हैं वो अपन ने लगाना चाहिए। भारतीय मुद्रांक कायद्यानुसार जे मुद्रांक आवश्यक असतात ते त्या व्हॅल्युएबल इंस्ट्रूमेंटवर आपण लावायला पाहिजे। वो व्हॅल्युएबल इंस्ट्रूमेंट पे अपन ने लगाना चाहिए।
जैसे अपन ने उसके ऊपर इंडियन स्टैंप अफिक्स कर दिए इंडियन स्टैंप एक्ट के हिसाब से, तो इमिजिएट वो एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बन जाता है, त्याला लिगॅलिटी प्राप्त होत असते. तो ये ऐसे वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट दो होते हैं, एक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज और एक होता है प्रॉमिसरी नोट. इसका मतलब चेक नहीं होता ऐसा मुझे बोलना नहीं है. अभी ये बिल ऑफ एक्सचेंज यानी क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज इज वन ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ये क्या है? एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. Why it is called as the negotiable and instrument? It is called as the negotiable because it is transferable like the currency note. Currency note के जैसे अपन इसको ट्रांसफर कर सकते हैं. That's why it is called as the negotiable. Negotiation ये वर्ड पे से ट्रांसफरेबल वर्ड बना हुआ है. उसी प्रकार इसको इंस्ट्रूमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, लिहिलेलं असतं, ये एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है, इसीलिए इसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं. अब अपन एक बिल ऑफ एक्सचेंज की छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे. मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा रहा हूं, ये ध्यान में रखो. व्हाट डू यू मीन बाय द बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट यानी रिटर्न डॉक्यूमेंट. इट इज वन ऑफ द रिटर्न डॉक्यूमेंट, यानी वो राइटिंग में होता है. क्या होता है उसमें? कंटेनिंग एन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर. ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा वो कैसा होना? अनकंडीशनल होना. उसमें ऐसा नहीं लिखना बारिश आने के बाद पैसे दूंगा. अरे भाई बारिश कब आएंगी और कब तू पैसे देगा? ठंडी शुरू होगी फिर मैं आपको पैसे दूंगा. तो कब स्टार्ट होएगा विंटर और कब तू हमको पैसे देगा, है ना? देयर मस्ट बी अनकंडीशनल, यानी वो अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए. इट मस्ट बी साइन. दीज आर ऑल फीचर्स ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज. ये सब बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स होते हैं. इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर. मेकर नहीं यानी जिसने वो बनाया है उसने उसके ऊपर साइन करना चाहिए. ये बनाने वाला कौन होता है? सेलर. यानी कि ये बनाने वाला कौन होता है? क्रेडिटर होता है. मेकर, उसकी सिग्नेचर उस पर होना कि भाई मैंने बनाया है. अब उसने उसमें क्या लिखना चाहिए? डायरेक्टिंग सर्टन पर्सन. उसमें लिखना चाहिए डायरेक्टिंग सर्टन पर्सन. सर्टन पर्सन मतलब टू द बायर. उसको डायरेक्शन देना चाहिए. उसने क्या डायरेक्शन देना चाहिए? टू पे, दे, पैसे दे. वो भी सर्टन सम ऑफ मनी. ऐसा नहीं लिखना ₹2,000 और मोर. अरे भाई व्हाट डू यू मीन बाय ₹2,000 और मोर? 2 करोड़, 20 करोड़ और व्हाट? ₹2,000 ओनली, ऐसा वहां पर लिखा हुआ रहना चाहिए. इसके लिए बोला हुआ है सर्टन पर्सन होना और सर्टन सम ऑफ मनी भी होना चाहिए. वो भी किसको देना चाहिए? एक पर्सन के नाम से देना चाहिए. नहीं तो फिर और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन. नहीं तो फिर वो जिसको ऑर्डर देगा उसको. यानी बिल ऑफ एक्सचेंज के पैसे किसने देना ये उसमें लिखा हुआ रहता है. और नहीं तो फिर बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो बेरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट लेके आएगा उसको उसके पैसे मिलेंगे. इस प्रकार से बिल ऑफ एक्सचेंज इज वन ऑफ द अनकंडीशनल ऑर्डर. इट इज टू बी साइंड बाय द मेकर. इट मस्ट बी डायरेक्शन टू बी गिवन टू अ सर्टन पर्सन टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी टू द पर्सन हु हैज साइन इट. जिसने वहां पर मेकर करके सिग्नेचर किए त्याला पैसे द्या. नाही तो फिर बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. बेरर म्हणजे जो भी लेके आएगा उसको, जो घेऊन येईल त्याला पैसे द्या. ऐसा ये एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, उसको अपन बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज. अब ये बन गया एक प्रकार का ड्राफ्ट ऑफ अ बिल. एक प्रकार से काय झालं? ड्राफ्ट ऑफ अ बिल बन गया. अब ये ड्राफ्ट ऑफ अ बिल जो होता है, सच एन ऑर्डर, ये एक ऑर्डर है. क्या है? ये एक ऑर्डर है. इट मस्ट बी एक्सेप्टेड. ये एक्सेप्ट होना चाहिए. दो इट इज साइन बाय द मेकर ऍट द टाइम ऑफ मेकिंग इट. जेव्हा त्याने बनवली तेव्हा त्याने त्याच्यावर सिग्नेचर केलेली आहे, लेकिन उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए. समवन इज रेडी टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑन द ड्यू डेट. कोणीतरी ड्यू डेटला मी पैसे देणार आहे अशी जबाबदारी स्वीकारणारा सुद्धा पाहिजे. ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला भी चाहिए. वो भी उसने क्या करना चाहिए? राइटिंग में एक्सेप्ट करना चाहिए. काय के ऊपर? राइटिंग में, फेस ऑफ द ऑर्डर इटसेल्फ. देन इट बिकेम्स द वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ओनली writing the bill of exchange by the maker is not sufficient for the purpose of valid bill of exchange. For the purpose of valid bill of exchange, it must be accepted by the acceptor or by the buyer. Buyer ने उसको accept भी करना चाहिए,
तब तक उसको वैलिडिटी आने वाली नहीं। अब इस पर से अपन ने बिल ऑफ एक्सचेंज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, अभी बहुत इजी जाएगा। इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी डेटेड, उसके ऊपर डेट भी चाहिए। मैंने आपको पीडीएफ भेजा, उसमें पूरा लिखा हुआ है डेटेड। इट इज एन ऑर्डर टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी, मनी भी सर्टन होना, ऐसा नहीं लिखना ₹2000 और मोर, ₹5000 और मोर। इट इज अ प्रॉमिस, बट दैट प्रॉमिस मस्ट बी अनकंडीशनल, उसमें कुछ कंडीशन नहीं लिखना कि आई विल पे द ₹2000 टू यू आफ्टर विंटर स्टार्ट, विंटर स्टार्ट होएगा फिर मैं दूंगा, समर स्टार्ट देन आई विल पे द मनी, ऐसा उसमें नहीं लिखना चाहिए। इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द बायर, बायर यानी जिसको अपन बोलते हैं डेटर। इट मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प, उसके ऊपर प्रॉपरली स्टैम्प होना चाहिए। इट मस्ट बी मेड इन लीगल करन्सी, प्रत्येक देशाची करन्सी असते, वो लीगल करन्सी के अंदर ही पेमेंट उसको मिलेगा, त्या लीगल करन्सी मध्येच त्याला पेमेंट मिळेल, म्हणून असं लिहायला पाहिजे अ सम ऑफ रुपीज, अ सम ऑफ यूरो, अ सम ऑफ पाउंड, अ सम ऑफ डॉलर, ऐसा वहां पे लिखना चाहिए, उसको बोलते लीगल करेंसी। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, ये बिल ऑफ एक्सचेंज के 7 मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए। नाउ देर आर 3 इंपॉर्टेंट पार्टीज टू द बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज को 3 इंपॉर्टेंट पार्टी होती है। सबसे पहला होता है ड्रॉवर, अ पर्सन हु मेक्स द ऑर्डर टू पे, इन वेरी शॉर्ट अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल, ही इज कॉल्ड ए ड्रॉवर। जो बिल ऑफ एक्सचेंज निकालता है उसको ड्रॉवर बोलते हैं, जो बिल ऑफ एक्सचेंज काढतो त्याला ड्रॉवर असं म्हणतात। उसके बाद होता है ड्रॉवी नहीं तो एक्सेप्टर, जो बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है, जो ऑर्डरला एक्सेप्ट करतो, ही इज कॉल्ड एज द ड्रॉवी, त्याला ड्रॉवी असं म्हणत असतात। उसके बाद तीसरी पार्टी होती है पेई, टू हुम द अमाउंट हैज टू बी पेड, जिसको पैसे मिलने वाले हैं उसको बोलते हैं पेई। तो पेई के अंदर ये भी हो सकता है क्योंकि पैसे इसको ही मिलते हैं, बाद में इनको भी मिलते हैं, किसको मिल सकते हैं, बैंक को भी मिल सकते हैं, नहीं तो एखादा होल्डर भी हो सकता है जिसको पैसे मिल सकते हैं। होल्डर म्हणजे जो बिल ऑफ एक्सचेंज धारण करतो, जिसको बीच में बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर करते उसको होल्डर बोलते हैं। यानी ड्रॉवर और पेई मे बी द सिमिलर पर्सन, ड्रॉवर और पेई मे बी द सिमिलर पर्सन। ऑब्जेक्टिव में आता है बिल ऑफ एक्सचेंज मध्ये ट्रू और फॉल्स मध्ये येत असतो, प्रोफेशनल स्टडी वाले ध्यान में रखो ये बात। बट ड्रॉवर एंड ड्रॉवी और पेई और ड्रॉवी आर नॉट द सेम पर्सन, ड्रॉवी और पेई सारखे असू शकत नाही, क्योंकि पैसे देने वाला भी वो और पैसे लेने वाला भी वो। तो फिर बिल ऑफ एक्सचेंज निकाला काय के लिए है, मग बिल ऑफ एक्सचेंज काढलं कशासाठी, कॅन्सल कर दे वो बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ड्रॉवर और पेई मे बी सिमिलर पर्सन, बट ड्रॉवी एंड पेई नेवर द सेम पर्सन, वो दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से अपन ने 3 पार्टीज टू द बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताया हुआ है। नो डाउट इट इज वन ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, यानी वो ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफरेबल है मतलब ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज निकाला, बी के पास भेजा, बी ने एक्सेप्ट किया, ए के पास आया, ए ने उसको सी के पास भेजा, सी ने उसको डी के पास भेजा, डी ने उसको ई के पास भेजा, ई ने उसको एफ के पास भेजा, कितने भी लोगों के पास वो ट्रांसफर होने दो, लेकिन पेमेंट की प्राइमरी लायबिलिटी, पेमेंटची जी प्राइमरी लायबिलिटी आहे वो कभी भी किसकी होती है, एक्सेप्टर की ही होती है। ती एक्सेप्टरचीच असते। एक्सेप्टर को दूसरे शब्दों में अपन ने ऊपर लिखा है ड्रॉई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रॉई बोलते हैं, ई बोल रहा हूं मैं, हाँ, उसको ड्रॉई बोलते हैं। समझ में आया। अब कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं वो इनलैंड ट्रेड ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होते हैं, तो कुछ जो होते हैं वो फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होते हैं। तो जब फॉरेन ट्रेड ऑपरेशन से रिलेटेड होता है तो उसको फॉरेन बिल बोलते हैं, और जब इंडियन से होता है म्हणजे भारताशी संबंधित असेल तो उसको इंडियन यानी कि इनलैंड बिल बोलते हैं, तेव्हा त्याला इनलैंड बिल असं म्हणत असतात। कुछ मैंने फॉरेन बिल के एग्जाम्पल भी लिए हैं, देखो जो आपके किताब में भी है। फॉरेन बिल किसको बोलना चाहिए, अ बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज ड्रॉन इन इंडिया, जो बिल ऑफ एक्सचेंज अपन इंडिया में निकाला है लेकिन पेएबल आउटसाइड इंडिया, निकाला इंडिया में लेकिन पेमेंट उसका आउटसाइड इंडिया मिलेगा, उसको बोलते फॉरेन बिल। फिर वो पेमेंट आउटसाइड इंडिया ऐसे वाले पर्सन को मिलो, कौन से पर्सन को,
पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो भारताच्या बाहेरचा राहणार आहे त्याला, आणि ते पण त्याला भारताच्या बाहेर पैसे मिळत असतील तो उसको फॉरेन बिल बोलते हैं. उसी प्रकार ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर निकाला, ये निकाला इंडिया में और पेएबल आउटसाइड था, ये निकाला आउटसाइड इंडिया और पेएबल इन इंडिया है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फॉरेन बिल. इन वेरी शॉर्ट, व्हेन द कम्युनिकेशन इज इन बिटवीन द टू कंट्रीज, निकालेंगे एक देश में, पेएबल होगा दूसरे देश में, देन इट इज कॉल्ड एज द फॉरेन बिल, फिर उसको फॉरेन बिल बोलते हैं. उसी प्रकार देखो ये ड्रॉन आउटसाइड इंडिया ऑन अ पर्सन रेसिडेंट, ऑन अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, भारताच्या बाहेरच काढलंय आणि तो राहणारा माणूस सुद्धा भारताच्या बाहेरचा आहे, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, तो उसको पैसे जो है वो इंडिया में मिलने वाले नहीं. उसी प्रकार ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, पेएबल आउटसाइड इंडिया, निकाला भी भारत के बाहर है और पैसे भी भारत के बाहर मिलेंगे, तब उसके पैसे नहीं मिलते. शॉर्ट में ध्यान में रखो, एक व्यक्ति पेमेंट आउटसाइड इंडिया लेता होगा या आउटसाइड इंडिया रहता होगा तो इट इज द फॉरेन बिल, तेव्हा त्याला फॉरेन बिल असं म्हणत असतात. इस प्रकार से मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का बेसिक जो था उसका स्टार्टिंग मैंने थोड़ा सा आपको बताया. नाउ some of the important terms which we have to learn which are related to the bill of exchange, because unless and until we are not well versed with that important terms we cannot solve the example. अपन उदाहरण सोडवू शकत नहीं. इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, उसमें सबसे पहले पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, जो अपन ने ऊपर देखा है. देर आर 3 पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज. वन इज द ड्रॉवर, अनदर वन इज द ड्रॉई एंड द थर्ड वन इज द पेई. ऐसे ये 3 पार्टीज होती है बिल ऑफ एक्सचेंज के. हु ड्रॉज अ बिल, ही इज कॉल्ड एज द ड्रॉवर. जो ऑर्डर देता है पैसे देने की उसको बोलते हैं ड्रॉवर. जो ऑर्डर एक्सेप्ट करता है, पैसे पेमेंट करूंगा उसकी, उसको बोलते हैं ड्रॉई. और जिसको पैसे मिलते हैं उसको बोलते हैं पेई. तर या तिन्ही टर्म आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे. 12th मध्ये तर खूप महत्वाचे असतात या 3 टर्म. उसके बाद वेन एवर द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन, जब भी अपन बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन करते हैं तो डेफिनेटली क्रेडिट पीरियड होगा, त्याच्यामध्ये क्रेडिट पीरियड असेल. अभी जैसे फॉर एग्जांपल 2 अगस्त 2020 को अपन ने बिल ऑफ एक्सचेंज निकाला है और उसके अंदर बोला है 2 मंथ्स. तो ये जो 2 मंथ्स होते हैं ना, इट इज कॉल्ड एज द टर्म, इट इज कॉल्ड एज द टेन्यूअर, इट इज कॉल्ड एज द टेनॉर, इट इज कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ अ बिल. पिंटू, पिंट्या, पिंटू राव, पिंटू भावसाहेब, अपने रहते हैं ना ऐसे नाम, उसी प्रकार ये अलग अलग नाम है लेकिन काम एक ही है. इसको पीरियड ऑफ बिल बोलते हैं, यानी पैसे 2 महीने के बाद मिलेंगे, त्याला पीरियड ऑफ बिल असं म्हणतात. डेट ऑफ बिल के अंदर पीरियड ऑफ बिल ऐड करना और उसके अंदर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से कितने दिन अलाउड होते हैं एक्स्ट्रा, 3 दिन अलाउड होते हैं. अपना इंडिया है, एक्स्ट्रा डेज अलाउड होते ही है, तो 3 दिन जब एक्स्ट्रा अलाउड होते हैं तो दैट एक्स्ट्रा 3 डेज अलाउड टू द ड्रॉवी फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द पेमेंट, दे आर कॉल्ड एज द ग्रेस डेज. उनको ग्रेस डेज बोलते हैं. फिर ये डेट ऑफ बिल, टेन्यूअर ऑफ बिल और 3 दिन मिलाए कि उस पर से जो तैयार होती है उसको बोलते हैं ड्यू डेट ऑफ अ बिल. ड्यू डेट ऑफ अ बिल मीन्स अ डेट ऑन विच डेट द ड्रॉवी और एक्सेप्टर हैज टू मेक द पेमेंट. इट इज कॉल्ड एज द ड्यू डेट ऑफ अ बिल. उसको ड्यू डेट ऑफ अ बिल बोलते हैं. ये कैसे निकालना, बिल डेट लेना, बिल डेट में पीरियड मिलाना और 3 ग्रेसिंग मिलाना. ये देखो अभी 2 अगस्त, कितने महीने मिला है, प्लस 2 मंथ्स प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस. तो अगस्त के आगे बराबर 2 महीने, सितंबर अक्टूबर, तो ये हो गए 2 अक्टूबर 20. इसमें 3 दिन ये भगवान के यानी ग्रेसिंग के, यानी व्हाट इज द ड्यू डेट, 5 अक्टूबर 2020, दैट इज द ड्यू डेट. उसको ड्यू डेट बोलते हैं. समझ में आया कैसे निकलती है ड्यू डेट, समझते हैं ना ड्यू डेट कशी निघत असते. अभी एक्सेप्टन्स, द ड्रॉवर मीन्स द मेकर मेक द बिल और ड्रॉज द बिल, ड्राफ्ट ऑफ अ बिल वो निकालता है एंड ही सेंड दैट ड्राफ्ट ऑफ अ बिल थ्रू द ड्रॉवी और द एक्सेप्टर. वो ड्रॉवी को पास नहीं तो एक्सेप्टर के पास भेजता है. अभी एक्सेप्टर ने उसको क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस. When the drawee or the acceptor put his signature on the draft of a bill, it is called as the acceptance. उसको acceptance बोलते हैं. acceptance 2 प्रकार के होते हैं. एक होता है जनरल एक्सेप्टेंस, दूसरा होता है
क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. एक जनरल एक्सेप्टेंस असतं, एक क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होता है. जनरल एक्सेप्टेंस में वो एक्सेप्टर नहीं तो ड्रॉवी क्या करता है, ही पुट ओनली हिज सिग्नेचर अँड राईट द वर्ड ओनली एक्सेप्टेड. फक्त एक्सेप्टेड असे शब्द लिहितो आणि सही करतो. नो मोर वर्ड्स आर राईट अलॉन्ग विथ द एक्सेप्टेड. एक्सेप्टेड या शब्दाच्या बरोबर दूसरे शब्द तो काही लिहित नसतो, दूसरे कोई भी वर्ड्स वो नहीं लिखता है, तो उसको बोलते हैं जनरल एक्सेप्टेंस. ये जनरल एक्सेप्टेंस हो गया. दूसरा होता है स्पेशल एक्सेप्टेंस, जिसको बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. इन केस ऑफ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, along with the accepted, the acceptor write some words, put some words in regards to the place, in regards to the amount, in regards to the period of the bill. Then it is called as the qualified acceptance. यानी वो क्या करता है, साइन करता है, एक्सेप्टेड भी लिखता है. कौन, एक्सेप्टर यानी कि ड्रॉई, लेकिन वहां प्लेस लिखता है. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रॉवर ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और उसने लिखा था पेएबल एट मुंबई, तो ड्रॉवी क्या करेगा, एक्सेप्टर के साथ में नीचे लिखेगा पेएबल एट दादर ब्रांच, पेएबल एट दादर ब्रांच, यानी इसके पैसे दादर ब्रांच में मिलेंगे. उसको बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इन रिगार्ड्स टू द प्लेस. अमाउंट के बारे में लिखेगा, ड्रावर ड्रॉज द बिल फॉर ₹90,000, उसने 90,000 का बिल निकाला है, वो बोलेगा एक्सेप्टेड फॉर ₹80,000 ओनली. इसको बोलेंगे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. ड्रावर ने बिल ऑफ एक्सचेंज निकाला है सपोज टू बी 90 डेज के लिए, वो बोलेगा नॉट फॉर 90 डेज, इट इज फॉर 3 months. चेंज कर सकता है, मुझे भी पता है 90 डेज यानी 3 months होता है, लेकिन 3 months to 3 months निकाला तो डे बदल जाता है. तो इसी प्रकार जब एक्सेप्टर पुट्स सम कंडीशन एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग दैट ड्राफ्ट ऑफ अ बिल, इट इज कॉल्ड एज द क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. तब उसको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोलते हैं. नेक्स्ट टर्म देखेंगे अपन बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड, दैट इज ऑनर ऑफ अ बिल. व्हेन ऑन द ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट the drawee or acceptor pays the bill amount to the holder or drawer, then it is called as the honor of a bill. बिलाच्या देय दिनांकाला बिल ज्याने एक्सेप्ट केलेला आहे तो त्या बिलाचे पैसे देतो, तो उसको बोलते हैं ऑनर ऑफ अ बिल. इट इज कॉल्ड एज द ऑनर ऑफ अ बिल. ऑनर बिल हो गया यानी ड्रावर को पैसे मिल जाते हैं, यानी ड्रावरला पैसे मिळून जातात. और जब वो रिफ्यूज कर देता है, अब कुछ कुछ किताबों में 2 बार रिफ्यूज बोला हुआ है, डिसऑनर का 2 बार बोला हुआ है, एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस और एट द टाइम ऑफ पेमेंट. बिल ऑफ एक्सचेंज में भी डिसऑनर एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टन्स और एट द टाइम ऑफ पेमेंट. एक्सेप्टन्स म्हणजे तो एक्सेप्टच करत नाही, तब भी वो डिसऑनर हो गया, ऐसा कुछ बुक में बोला हुआ है, असं काही पुस्तकामध्ये म्हटलंय. दिस इज ऑल्सो डिसऑनर. और जब पेमेंट की ड्यू डेट आ जाएगी, जेव्हा पेमेंटची ड्यू डेट येईल तब ड्रॉवी बोलेगा मैं पैसे देता नहीं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डिसऑनर ऑफ अ बिल. तब डिसऑनर ऑफ अ बिल बोलता है. डिसऑनर ऑफ बिल से रिलेटेड कुछ बातें वो मैं आगे आपको बता रहा हूं. नेक्स्ट वन इज द डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल. इट इज नथिंग बट इनकॅशमेंट ऑफ अ बिल. इट इज कॉल्ड एज द इनकॅशमेंट ऑफ अ बिल. यानी वो बिल ऑफ एक्सचेंज लेला आणि त्या बिल ऑफ एक्सचेंजला काय करायचं, सेल करून टाकायचं. किसको सेल करना, फाइनेंसर को सेल करना, नहीं तो एक आधे बैंकर को बेच डालना. डेट ऑफ बिल के बाद इमीजिएट, लेकिन ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेटच्या आधी जेव्हा ड्रॉवर किंवा होल्डर त्या बिल ऑफ एक्सचेंजला विकून टाकतो, बेच डालता है, एक तो फाइनेंसर को नहीं तो बैंकर को, और उसको क्या कर लेता है, इनकैश कर लेता है. देन इट इज कॉल्ड एज द डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल. तब उसको आपण डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बोलते, तेव्हा त्याला आपण डिस्काउंटिंग ऑफ बिल असं म्हणत असतो. यानी बेच डालेगा और इमीडिएट पैसे ले लेगा, उसको डिस्काउंटिंग बोलते हैं. नेक्स्ट देखो क्या है, एंडोर्समेंट. वेन एवर द ड्रॉवर और द होल्डर, वेन एवर द ड्रॉवर और द होल्डर पुट्स हिज सिग्नेचर on the back side of the bill of exchange with the object to transfer that bill of exchange to other person, then it is called as the endorsement of a bill. ज्या वेळेस बिलाचा वाहक किंवा धारक बिलाच्या मागील बाजूस
हस्तांतरणाच्या उद्देशाने आपली सही करतो तेव्हा त्याला एन्डॉर्समेंट ऑफ अ बिल असं म्हणतात. तेव्हा त्याला काय म्हणतात? एन्डॉर्समेंट ऑफ अ बिल असं म्हणत असतात. ये एन्डॉर्समेंट ऑफ अ बिल यानी होल्डर नहीं तो ड्रॉवर ट्रांसफर करना है, इसके लिए उसके पीछे सिग्नेचर करता है और नाम लिख डालता है, उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल. उसके बाद होता है नेक्स्ट रिन्यूअल ऑफ अ बिल. सब आपके पास पीडीएफ में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है. मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद आपको पढ़ना चाहिए. आपने पढ़ लिया तो समझना, आपको अच्छे से समझ आएगा. रिन्यूअल ऑफ अ बिल. अब ये रिन्यूअल ऑफ अ बिल यानी क्या? अब देखो ऊपर अपन ने तारीख निकाली थी 1 अक्टूबर 20. दिस इज द ड्यू डेट. अब ये ड्यू डेट आने से पहले ही सितंबर महीने में सितंबर के 20 तारीख को ही ड्रॉवी को ऐसा लग रहा है की आपण बिल के पैसे नाही दे सकेंगे. ड्रॉवीला असं वाटतंय की आता आपण काही बिलाचे पैसे देऊ शकत नाही. ड्रॉवी को जब ऐसा लगता है कि अपन बिल के पैसे नहीं देंगे तो इमीडिएट ड्यू डेट से पहले इवन ऑन द ड्यू डेट, नॉट सब्सिक्वेंटली ऑफ द ड्यू डेट. सब्सिक्वेंटली ऑफ ड्यू डेट में रिन्यूअल तो होंगे ही नहीं, वो तो डिसऑनर ही हो जाएगा. तो ड्यू डेट या तो ड्यू डेट से पहले ड्रॉवी नहीं तो ड्रॉवर. ड्रॉवी जब ड्रॉवर के पास नहीं तो होल्डर के पास जाता है और उसको रिक्वेस्ट करता है कि मेरा बिल रिन्यू कर दे, देन इट इज कॉल्ड एज द रिन्यूअल ऑफ अ बिल. इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, टू कैंसल द ओरिजिनल बिल. ओरिजिनल बिल जो है उसको कैंसल करना एंड टू ड्रॉ अ न्यू बिल और न्यू बिल निकालना. इट इज कॉल्ड एज द रिन्यूअल ऑफ अ बिल. उसको रिन्यूअल ऑफ बिल बोलते हैं. अब जब रिन्यूअल ऑफ बिल करना है, जेव्हा रिन्यूअल ऑफ बिल करायचं है तो होल्डर या तो ड्रॉवर इतने इमीडिएट तैयार नहीं होगा, बिकॉज ही इज वेटिंग सिंस 2 or 3 months. 2-3 महीने से वो वेट कर रहा था कि वी विल रिसीव द मनी, अपने को पैसे मिलेंगे. ऐसा वो ड्रॉवर नहीं तो होल्डर एक्सपेक्ट कर रहा था. और ये आया और बोलता है कि मैं अभी पैसे नहीं दूंगा, तो वो होल्डर नहीं तो ड्रॉवर इमीडिएटली हाँ बोलने वाला नहीं. ही पुट सम सिग्नेचर इन फ्रंट ऑफ दैट ड्रॉवी और दैट एक्सेप्टर. वो ड्रॉवी के आगे या एक्सेप्टर के आगे कुछ कंडीशंस रखता है. जैसे फॉर एग्जांपल पार्ट पेमेंट कैश में डिमांड करेगा. ही विल आस्क फॉर द पार्ट पेमेंट इन कैश. थोड़े बहुत पैसे मुझे कैश में दे, नहीं तो फिर ये कैश में दे. क्या कैश में दे? इंटरेस्ट मेरे को कैश में दे. चलो ये दोनों भी नहीं जमता है तो फिर मैं नया बिल निकालता हूं, वो लेकिन विथ इंटरेस्ट रहेगा. नवीन बिल काढतो मात्र ते पण कसं असेल? विथ इंटरेस्ट असेल. ऐसी कुछ कंडिशन्स वो पुटअप करता है. कौन पुटअप करता है? ड्रॉवर नहीं तो होल्डर. ड्रॉवी के पहले, उसके बाद ही वो बिल रिन्यू करता है. त्याच्यानंतरच तो बिल रिन्यू करतो. तो ये रिन्यूअल ऑफ बिल की एंट्रीज कैसे करना वो मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ. ये मीनिंग बताया. अब उसके बाद नेक्स्ट इज द रिटायरमेंट ऑफ अ बिल. व्हेन प्रायर टू द ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले अगर एक्सेप्टर के पास यानी कि ड्रॉई के पास पैसे आ गए, क्या आ गए? पैसे आ गए, तो वो इमीडिएट जाएगा. कहाँ जाएगा? होल्डर नहीं तो ड्रॉवर के पास जाएगा और उनको बोलेगा आई एम रेडी टू ऑनर द बिल. मैं बिल के पैसे देने के लिए तैयार हुए. उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ बिल. ड्यू डेट से पहले दे रहा है. अब आप सोचो, ड्यू डेट से पहले पैसे दे रहा है तो 10,000 का बिल है, तो अगर लेट दिया तो ये बोलता मुझे इंटरेस्ट दे, तो ये भी तो बोलेगा ना भाई मैं जल्दी पैसे दे रहा हूं तो मैं पूरे 10,000 रुपये देने वाला नहीं, इसमें से मैं 100 रुपये काट लूंगा, 100 रुपये मी काटून घेणार किंवा 100 रुपये मैं कम दूंगा. यानी आई एम रेडी टू पे द 9,900 ओनली. तो ये जो 100 रुपीज है इसको बोलते हैं रिबेट. कुछ जगह इसको बोलते हैं डिस्काउंट. द प्रॉपर वर्ड इज रिबेट. प्रॉपर वर्ड उसको रिबेट ही होता है. तो इस प्रकार से डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए. इसकी एंट्रीज देखनी है अपने को. रिन्यूअल ऑफ अ बिल और रिटायरमेंट ऑफ अ बिल, ये 3 पार्ट के अपने को एंट्रीज देखना होता है. वो मैं आपको बताने वाला हूं. अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये था, देखो एक अपना डिसऑनर ऑफ अ बिल. वेन एवर द बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर्ड, जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है, तो अगर वो इनलैंड बिल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. इनलैंड बिल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी एविडेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ डिसऑनर ऑफ अ बिल. बट इफ सपोज टू बी इट इज अ फॉरेन बिल, अगर वो फॉरेन बिल है तो इन केस ऑफ फॉरेन बिल
एविडेंस इज रिक्वायर्ड बिकॉज फॉरेन बिल इज रिलेटेड टू द टू कंट्रीज, क्योंकि फॉरेन बिल जो होता है वो 2 कंट्रीज से रिलेटेड होता है, वेगवेगळ्या 2 कंट्रीजशी संबंधित असतो. इसीलिए अगर वो ये हुआ, क्या हुआ, डिसऑनर हुआ, तो उसका अपने पास कुछ तो भी क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए. इसका मतलब इनलैंड बिल के पास इनलैंड बिल डिसऑनर हुआ तो एविडेंस नहीं लगता है, ऐसा नहीं है. इन केस ऑफ फॉरेन बिल इट इज कंपल्सरी, बट इन केस ऑफ इनलैंड बिल इट इज वॉलेंटरीली. बिल इनलैंड बिल रहा तो वो वॉलेंटरी है, आपको लगा तो लो, नहीं लग रहा है तो मत लो. लेकिन फॉरेन बिल होगा तो आपको उसके लिए एविडेंस लगता है. फिर अपने इंडिया के अंदर ये काम करने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया है. एका स्पेशल ऑफिसरला अपॉइंट करत असतात. दैट स्पेशल ऑफिसर इज कॉल्ड एज द नोटरी पब्लिक. उसको नोटरी पब्लिक बोलते हैं. द वर्क ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डिसऑनर बिल इज टू बी गिवन टू द नोटरी पब्लिक. वो नोटरी पब्लिक के पास दिया जाता है. अपने इंडिया में ये काम ये करता है, कौन करता है, एडवोकेट के पास दिया जाता है. नोटरी पब्लिक का काम क्या होता है, टू रजिस्टर द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ द बिल एंड टू इश्यू द सर्टिफिकेट टू द होल्डर और द ड्रॉवर. होल्डर या ड्रॉवर को सर्टिफिकेट इश्यू करना, उसको बोलते हैं नोटरी पब्लिक. त्याला आपण काय म्हणत असतो, नोटरी पब्लिक. अपने इंडिया में ये काम कौन करता है, एडवोकेट करता है. अभी आप सोचो, चकटफू में करेगा क्या ये काम, वो फुकटामध्ये करेल का, तो हे काम नेवर, वो फुकट में नहीं करेगा. ये नोटरी पब्लिक जो होता है उसके लिए क्या चार्ज करता है, एक स्मॉल फी चार्ज करता है. दैट स्मॉल फीज आर कॉल्ड एज द नोटिंग चार्जेस. उसको नोटिंग चार्जेस बोलते हैं. कौन से चार्जेस बोलते हैं, नोटिंग चार्जेस बोलते हैं. तो ये नोटरी पब्लिक डिसऑनर ऑफ बिल की फैक्ट लिखने का रेमुनरेशन लेता है, होल्डर नहीं तो ड्रॉवर के तरफ से. किसके तरफ से लेता है, होल्डर नहीं तो ड्रॉवर, क्योंकि वही जाते हैं, तेच जातात ना त्याच्याकडे की भाई ये मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया है, तू रजिस्टर्ड कर ले. तो वो एविडेंस देता है. उसके लिए वो क्या चार्ज करता है, एक स्मॉल फी चार्ज करता है. इट इज कॉल्ड एज द नोटिंग चार्जेस. नाउ टेल मी, ड्यू टू हुम द बिल इज डिसऑनर्ड. कोणामुळे बिल डिसऑनर्ड झालं आहे, द बिल इज डिसऑनर्ड ड्यू टू द ऍक्ट ऑफ अ ड्रॉवी, निग्लिजन्स ऑफ द ड्रॉवी. सो अल्टिमेटली फॉर द पर्पज ऑफ नोटिंग चार्जेस, who is responsible, only the drawee is responsible. What do you mean by this, anyone pay the noting charges, either it is paid by drawer or it is paid by holder. जिसने भी पेड किए होंगे, आखिरी में बिल ऑफ एक्सचेंज के नोटिंग चार्जेस के पैसे डिसऑनर के देने के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, ड्रॉवी इज रिस्पॉन्सिबल. वो ड्रॉवी के तरफ से ही लिए जाते हैं, दुसरा त्या ठिकाणी ते पैसे देणार नाही. दूसरे ने दे भी दिया, मधल्या व्यक्ति ने पैसे जरी देऊन टाकले, जब अपन एग्जाम्पल लेंगे ना तब आपको समझ में आएगा. फिर भी वो पैसे किससे रिकवर्ड होते हैं, ड्रॉवी से रिकवर्ड होते हैं. अब ये नोटरी पब्लिक जो होता है ना, ही यूज प्रोसेस, वो एक प्रोसेस यूज करता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग. बिफोर रजिस्टरिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ अ बिल इन हिज रजिस्टर, the notary public use one of the process. That process is called as the noting and protesting. उसको noting और protesting बोलते हैं. अभी noting and protesting में वो क्या करता है, ये notary public again give one opportunity to the drawee or acceptor. वो drawee नहीं तो acceptor को एक और opportunity देता है. That भैया you should pay the bill amount. आप bill amount दे दो. अगर आपने बिल अमाउंट दे दिया तो मैं रजिस्ट्रेशन डिसऑनर का करने वाला नहीं, और नहीं दिया तो फिर मुझे वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. ऐसा वो एक अपॉर्चुनिटी वापस देता है ड्रॉवी और ड्रॉवी नहीं तो एक्सेप्टर को. इट इज कॉल्ड एज द नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग. उसको नोटिंग और प्रोटेस्टिंग बोलते हैं. अपॉर्चुनिटी टू हर्ट देता है, एक बार चांस देता है कि दे दे पैसे, नहीं देगा तो मैं बिल डिसऑनर्ड कर डालूंगा और रजिस्ट्रेशन कर दूंगा. उसको नोटिंग प्रोटेस्टिंग बोलते हैं. इस प्रकार से डिसऑनर ऑफ बिल के बारे में मैंने आपको बताया. अभी थोड़ा सा लास्ट पार्ट है अपना, टाइप्स ऑफ अ बिल. बिल के टाइप्स होते हैं, देखो अलग अलग प्रकार के बिल होते हैं. ये होता है ट्रेड बिल. इट इज रिलेटेड टू द परचेस एंड सेल ऑफ अ गुड्स. ये कैसे रिलेटेड होता है, परचेस और सेल ऑफ गुड्स से होता है, उसको बोलते हैं ट्रेड बिल. अकोमोडेशन बिल नॉट रिलेटेड टू द परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स.
इट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ म्यूचुअल हेल्प ऑफ फाइनेंस। ये प्रोफेशनल स्टडीज में पढ़ना है अपने को, म्यूचुअल हेल्प ऑफ फाइनेंस, एक दूसरे के पैसे के मदद के लिए जो निकलते हैं, ट्रेड नहीं रहेगा उसमें, सिर्फ हेल्प करना है, इसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज निकालते हैं, उसको बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। परचेस और सेल पे निकलता है तो ट्रेड बिल बोलते हैं, जो अपने को पढ़ना है। इनलैंड बिल भारत के भारत में निकलेगा और भारत के भारत में पैसे मिलेंगे, उसको इनलैंड बिल बोलते हैं। उसके बाद होता है फॉरेन बिल, निकलेगा एक देश में, पैसे मिलेंगे दूसरे देश में, नहीं तो निकालेगा एक देश का इंसान यानी कि इंडिविजुअल और पेबल करेगा दूसरे देश का, उसको बोलते हैं फॉरेन बिल। उसके बाद और एक प्रकार दिया है प्रोफेशनल स्टडीज में, आफ्टर डेट बिल। आफ्टर डेट बिल के अंदर पीरियड जो होता है वो फिक्स होता है, फिक्स पीरियड होता है। ड्यू डेट, इसके अंदर ड्यू डेट जो है, आफ्टर डेट बिल की ड्यू डेट जो है वो डेट ऑफ ड्रॉइंग से फाइंड आउट करना। कहाँ से फाइंड आउट करना? डेट ऑफ ड्रॉइंग, म्हणजे ज्या दिवशी आपण बिल काढलंय त्या दिवसापासून जेवढे मंथ म्हटले तेवढे मोजायचे, त्याला म्हणतात आफ्टर डेट बिल, उसको आफ्टर डेट बिल बोलते हैं। इसमें भी ग्रेस डेज जो है वो अपने को अलाउड होते हैं। उसी प्रकार आफ्टर साइड बिल होता है। आफ्टर साइड बिल के अंदर दोनों में फर्क है, ये ड्राइंग की तरफ से होता है और ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ड्राइंग म्हणजे ऊपर की डेट लिखी हुई रहती है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल 4 जनवरी 2020, दिस इज द ड्राइंग। जिस दिन बिल निकाला है उसी दिन एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो 4 जनवरी से जब अपन पीरियड काउंट कर लेंगे तो उसको बोलते हैं आफ्टर डेट बिल। और अब 4 जनवरी को बिल निकाला है, यहां पर भी वैसे ही है, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया है 10 जनवरी 2020 को, तो इसके अंदर आफ्टर साइड बिल होता है, उसको बोलते हैं आफ्टर साइड बिल। यानी ड्यू डेट जो है वो 10 जानेवारी से निकलेंगी, इथं ड्यू डेट जी आहे ती 4 जानेवारी पासून निघेल। ग्रेसिंग डेज दोनों को भी अलाउड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है वेरी इंपॉर्टेंट, बिल पेएबल ऑन डिमांड और एट साइट। बिल पेएबल एट डिमांड और एट साइट, इसका मतलब जैसे ही ड्रॉवी ने उसको प्रेजेंटेशन कर लिया, इमीडिएटली ऑन प्रेजेंटेशन टू द ड्रॉवी हैज टू पे द बिल अमाउंट, इट इज कॉल्ड एज द बिल पेएबल ऑन डिमांड और एट साइट। जैसे मांगे वैसे पैसे दे देना चाहिए, नहीं तो डिसऑनर हो जाता है। यानी इसमें 3 डेज जो है ग्रेस के अलाउड नहीं होते हैं, ये दोनों में 3 डेज अलाउड है। इथं ग्रेस डेज अलाउड असतात, नोट द पॉइंट, ग्रेस डेज आर अलाउड, नो ग्रेस, इसमें ग्रेसिंग मिलने वाला नहीं, क्योंकि तूने लिख कर दिया है बिल पेएबल ऑन डिमांड और बिल पेएबल एट साइट। चलो डिमांड करा, वैसे पैसे तुम हमारे को दे दो। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज जो बिल ऑफ एक्सचेंज का बेसिक है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके बताया हुआ है, एकदम व्यवस्थित दोन्ही लँग्वेज मध्ये एक्सप्लेन केलं आहे। नेक्स्ट लेक्चर से अपन अकाउंटिंग एंट्री स्टार्ट करेंगे। पुढच्या लेक्चर पासून आपण अकाउंटिंग एंट्री ज्या आहेत त्या स्टार्ट करणार आहोत। तो ये अपना बिल ऑफ एक्सचेंज का फर्स्ट लेक्चर हो गया है। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ अवर बिल ऑफ एक्सचेंज। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी सेकंड और थर्ड 2 लेक्चर में मैं उसका पहले बेसिक आपको बताऊंगा। बेसिक कंप्लीट हुआ कि वी स्टार्ट फॉर द एग्जाम्पल। एक बार बेसिक कंप्लीट हुआ कि मैं अकाउंटिंग एंट्री लेने वाला हूँ। ओके, बाय ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। मुझे सुना उसके लिए धन्यवाद, लेकिन ये वीडियो लेक्चर कम से कम 2 बार सुनो धीरे धीरे, तो आपको भी एकदम अच्छे से समझ में आएगा। बाय ऑल ऑफ यू।